कर्फ्यू लगा दिया गया है, मंडे को 105 निकले हैं और ऐसे ही माहौल रहा हो अभी CBSE बोर्ड भी आज अलग मीटिंग ले रहा है, परीक्षा थोड़ा आगे पीछे बढ़ सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा जरा आइए। 12 है ना, बहुत ध्यान से सुनना। कीपिंग द वोल्टेज ऑफ चार्जिंग कांस्टेंट, voltage of charging constant, what would be the percentage change in the energy stored in a parallel plate capacitor if the separation between the plates were to be decreased by 10%? अगर प्लेटों के बीच में सेपरेशन 10% डिक्रीज कर दिया जाए तो उससे ये बताइए कितना एनर्जी जो स्टोर होता है वो चेंज हो जाएगा, ये बताना है ना। परसेंटेज चेंज पूछा गया, इधर यानी इधर सेपरेशन 10% डिक्रीज कर दिया गया। बच्चा बताओ एनर्जी स्टोर के फार्मूले आपको सारे याद है। U बराबर पहला फार्मूला बोलो U²/2C, दूसरा फार्मूला बोलो हाफ CV², ठीक है, हाफ नहीं U×V, ये फार्मूले हैं। लेकिन इन सारे फार्मूले में सेपरेशन तो नज़र आ रही है। तो वोल्टेज की बात चल रही है, वोल्टेज और कैपेसिटर की बात चल रही है और ये फार्मूला ठीक रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। तो सुनो पहले यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड U = हाफ CV², ठीक है। लेकिन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके लिए क्या करना आप लोग, फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C = ε0 A/d, याद है फार्मूला। तो इस तरह हम लोग एनर्जी जो स्टोर होता है कैपेसिटर में उसमें और जो सेपरेशन में रिलेशन निकाल लेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या होगा भाई, U = हो जाएगा हाफ ε0 A/d V², ठीक है। अब वो एरा बैटरी वोल्टेज को सेम रखा गया, मतलब कैपेसिटर को चार्ज करते समय बैटरी को हटाया नहीं गया, है ना, बैटरी लगी हुई है। और जब आपको बताया हमने, जब चैप्टर पढ़ाया बैटरी अगर लगी है तो वोल्टेज सेम रहेगा, चार्ज करने के बाद बैटरी हटा दी जाए वो चार्ज सेम रहता है। तो इसमें वोल्टेज सेम है। अब वोल्टेज सेम है, एरिया सेम है, इसमें U और D में हमें रिलेशन ऐसा नज़र आ रहा है। What is the relation in the any energy store and separation between the any plate? बोलिए। For same battery voltage, U is inversely proportional to separation between the plate of capacitor। ये रिलेशन निकाल लिया हमने, ठीक है। अच्छा, अब ये रिलेशन निकल गया तो फिर अभी वो पहले रेशियो बना लीजिए, रेशियो निकालो। तो देयरफॉर U फाइनल अपॉन U इनिशियल बराबर D इनिशियल अपॉन D फाइनल, ये कन्फर्म कर दिया हमने। पहले को आप लोग यहाँ पर आइए, एनर्जी स्टोर का फार्मूला, जनरल फार्मूला सर हम ये इस्तेमाल करते वोल्टेज के लिए C और V वाला, फिर इसमें D ले आए, रिलेशन निकाला और ये रिलेशन का रेशियो निकाल लिया, इतना करिए। फिर अब आते हैं कि अगर 10% यानी सेपरेशन डिक्रीज कर देंगे तो एनर्जी कितना चेंज होगी। अब ये पता चल गया कि यानी यहाँ डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी बढ़ेगी, इतने % बढ़ेगी कि अभी हम निकाल लेंगे। पहले 12वीं क्लास की बात नोट कर लो, फिर क्लास 7 8th में जाते हैं। ये सब चीज़ें 8th में 7th में पढ़ाई जाती है। परसेंटेज लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट, हो गया। हाँ,
तो अब देखो, अब हम आपको बताते हैं। प्रश्न में क्या पूछा? प्रश्न में ये पूछा था कि आप हम आई व्हाट वुड बी द परसेंटेज चेंज इन द एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेट डी आई बराबर डी, मतलब इनिशियल जो सेपरेशन डी मान लो, तो आई फाइनल सेपरेशन डी एफ कितना हो जाएगा? फाइनल सेपरेशन डी एफ एरा डी में 10% माइनस कर दो, 10% नहीं हो फिर डी एरा सेपरेशन 10% हमने डिक्रीज कर दिया, ठीक है। अब आइए डी एफ की वैल्यू क्या होगी? फाइनल है ये, फाइनल सेपरेशन ले लो यहाँ पर, फाइनल सेपरेशन एफ माने फाइनल, और फाइनल सेपरेशन कितना हो गया? डी माइनस 10/100 इंटू डी, यानी कि डी माइनस 0.1 डी। आइए डी एफ बराबर कितना हो गया? 0.9 डी। तो अगर इनिशियल सेपरेशन आपका जो है डी रहा होगा और हमें 10% की डिक्रीजमेंट ले आए, सेपरेशन रिड्यूस कर दिया 10%, तो फाइनल सेपरेशन कितना हो गया? 0.9 डी, ठीक है। बोलो अब देखिए परसेंटेज, या पूरा लिख लीजिए, परसेंटेज चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड, परसेंटेज चेंज इन द एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। ये हम लोगों ने क्लास 7 और 8 में पढ़े जो चेंज लॉस है। इसको देखिए, पहले हमारे पास नहीं एनर्जी यू आई थी, फिर हमारे पास एनर्जी यू एफ हो गई, और पहले चेंज निकाल लो, चेंज माने ज़्यादा वाले में हम निकाल लो। अभी देखो ये सेपरेशन कम हो रहा है, एनर्जी ज़्यादा रही होगी, फाइनल ज़्यादा है, जिसका सिंबल डेल्टा यू बना लो, परसेंटेज चेंज अप एनर्जी अप यू एफ माइनस यानी यू आई, है ना। ये लीजिए यू एफ माइनस यू आई हो गया, ये हो गया चेंज। और पहले अपॉन में डिवीजन में क्या करा जाता है? डिवीजन में की जाती है ऑर्डिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, और इनिशियल वैल्यू क्या रही? यू आई। तो ये एब्सोल्यूट एरर हो गया, चेंज निकाल दिया, ये ऑर्डिनल वैल्यू ट्रू वैल्यू आ गई, ऑर्डिनल वैल्यू इंटू 100, ये लीजिए। नाउ दिस इज द परसेंटेज, नोट कर लो, बंद करो डब्बे में। और इस तरह जितने भी सवाल फिजिक्स में परसेंटेज चेंज वाले आएंगे, ऐसे ही करना है आपको। कितना चेंज हुआ ये पता लगा लो, ऑर्डिनल वैल्यू क्या थी ये पता लगा लो, और इस तरह परसेंटेज चेंज निकाल लो, जिस तरह एरर निकालते थे। ऊपर यानी डिफरेंस निकाल लिया, एब्सोल्यूट एरर हो गया, नीचे ट्रू वैल्यू हो गई, 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इस यानी यू आई को डिवीजन कर दो, डिवीजन यू एफ में, यू एफ अपॉन यू आई -1 इंटू 100 परसेंटेज। अब जरा बताओ हमें यू एफ अपॉन यू आई की वैल्यू क्या थी, जो पहले हमने रेशियो में निकाल ली थी? वेरी गुड, वेरी गुड। डी आई अपॉन डी एफ, शाबाश। और डी आई अपॉन डी एफ ले लो, और इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू आसान लगाइए, डी आई अपॉन डी एफ -1 इंटू 100, आगे परसेंटेज असाइन, डी आई अपॉन डी एफ की वैल्यू आओ। डी आई को आपने डी माना हुआ है, डी एफ की वैल्यू क्या है? 0.9 डी -1 इंटू 100, 10/9 हो गया, 10/9 डी से डी चला है, पॉइंट की वजह से हमने यानी यहाँ पे 10 कर दिया, 10/9 -1 इंटू 100, ठीक है। या 1 माइनस 0.9 कर देता, वो भी पॉइंट बनाता, 1/10 आ जाता, और 10 माइनस 9 अब कितना हुआ ये? 100, ये 1 हो गया, 1/9 हो गया इंटू 100, परसेंटेज 100/9 है। ये लो, और जो यहाँ पे परसेंटेज चेंज लिखा है इन एनर्जी स्टोर, वहाँ लिखना इंक्रीज, या चलो ठीक है परसेंटेज इंक्रीज लिख लो, परसेंटेज इंक्रीज
या जब इतना पूरा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो 11.11 आएगा, लास्ट में यहाँ इंक्रीज शब्द लेने रहे, इंक्रीज इधर पूरा लिखा रहने दो वही परसेंटेज चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड, परसेंटेज चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड, ये आपका आंसर है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट डाल दो। 12वां क्वेश्चन बेटा यानी हॉट प्रॉब्लम एक्टिविटी डाल दो। पहले यानी एनर्जी स्टोर को हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड फार्मूला सेलेक्ट किया, उसको फिर सेपरेशन में कन्वर्ट किया, फिर रेशियो निकाला, फिर परसेंटेज चेंज का फार्मूला डाल दिया। आगे देखिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। देखते हैं हम लोग 13 नंबर। 13 ओ बड़ा सिंपल सवाल है ये। एरा इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाउ विल द कैपेसिटी अफेक्टेड इफ द डिस्टेंस इन बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड एंड एरिया द प्लेट इज हाफ्ड। तो कैपेसिटेंस बोल दो या कैपेसिटी बोल दो, एक ही बात है। कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अभी एयर वाला ना, एयर वाला फार्मूला, एयर कैपेसिटर वाला जब तक ना बोला जाए, C=0 A/D। अब पहला नंबर डालिए, जब फार्मूला आपको याद हो, ε0 A/D। पहले में क्या कह रहा है, पहले में डिस्टेंस की बात कर रहा है। जब डिस्टेंस की बात कर रहा है, सिंस C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, और इसे बंद कर दो। एज उल्टा रिलेशन है, डिस्टेंस इज डबल्ड। चलिए आइए डिस्टेंस डबल कर दी प्लेटों के बीच में, डिस्टेंस इन बिटवीन द प्लेट इज डबल्ड। कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर वुड बी हाफ्ड। डबल डबल है, दो है, दो का उल्टा करो 1/2 आएगा, और कैपेसिटी आधी रह गई। ठीक है, सेपरेशन डबल करने से कैपेसिटी आधी हो जाएगी, सेपरेशन आधा करने से कैपेसिटी डबल हो जाएगी। वो समझ रहे हो, रिलेशन देख लिया करो। सेकंड नंबर डालिए, एरिया की बात चल रही है, C प्रोपोर्शनल टू A की रिलेशन। क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द प्लेट इज हाफ्ड व्हेन एरिया of the plate is halved, then capacity will become halved। ठीक है, तो ये सीधे सपाट क्वेश्चन है, रिलेशन चेक कर लिया करो और आपको जवाब मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। 14 नंबर क्वेश्चन 14 पर अनहटेड करिए अपने आप को। The two dielectric slabs of the dielectric constant A1 and A2 are filled in between the two plates, each of area A of the parallel plate capacitor as shown in the figure. What would be the capacitance of a given capacitor? ये आप पहले सुनो, ये प्लेट है और ये प्लेट है, इन प्लेटों का एरिया A है। अगर पूरी प्लेटों के एरिया पर पूरे सेपरेशन में ये A टाइप का, A मैनर का, A फ्लेवर का डायरेक्ट कांस्टेंट डाल देते, तो आपको कैपेसिटेंस का फार्मूला याद है, ε0 A/D, ये वाला हो जाता। लेकिन ऐसा है नहीं यहाँ पे। यहाँ इन्होंने क्या किया, यहाँ आपके सामने ये कन्फिगरेशन परोस दिया। देखो ध्यान से, आधे में टोटल एरिया था, उसमें आधे में यहाँ 20 से पार्टीशन किया है ना, और आधे में इन्होंने एक फ्लेवर का डायरेक्ट स्लैब डाला हुआ है, उसकी डायरेक्ट कांस्टेंट K1 में आ रहा है ये, और दूसरे ने आधे रिमेनिंग हाफ पोर्शन में ये दूसरा यानी डायरेक्ट कांस्टेंट यानी इन्होंने एक मटेरियल फिल किया हुआ है।
तो ऐसी सिचुएशन में अब ये एक कैपेसिटर नहीं रहा, अब ये दो कैपेसिटर हो गए। कितने कैपेसिटर हो गए? दो। ये यहाँ पर एक फिगर में या शीट में आप डी बना सकते हो, डी सेपरेशन उतना ही है दोनों का। तो यहाँ जब दो हो गए, क्योंकि ऐसे सवालों में जब यानी पूरे जो गैप होता है प्लेटों के बीच में, उसमें जितने तरह के मटेरियल उसमें फिलअप किए जाते हैं उतने ही कैपेसिटर बना लेता है। अब आपको बस ये ढूंढना, ये तय करना, ये जो अरेंजमेंट तैयार कर दिया गया इसमें दो कैपेसिटर हैं, क्योंकि इसमें दो तरह के डायरेक्ट मटेरियल फिल्ड किए हुए हैं। पहले ये तय करना इस सीरीज में है या पैरेलल में है। तो आपको सीरीज और पैरेलल का पहचान आपको याद है। इसमें इधर लेफ्ट साइड वाला एक कैपेसिटर बन जाएगा और उसकी ये वाली प्लेट यानी ये देखो, ये प्लेट एक होगी, प्लेट नंबर 1, इसको हम डार्क ये दे रहे हैं। और फिर आना सीरीज में पैरेलल में ये दूसरी प्लेट इसकी ये हो गई, प्लेट नंबर 2। अब इन प्लेटों एरिया ए रहा या ए आधा हो गया? इतनी देर लगी बोलने में। अब ये जंक्शन पॉइंट हो गया, पॉइंट बनाइए इस तरह से, ये जहाँ में मिल रहे हैं ये। अब इधर आ जाइए, इधर वाली एक प्लेट यानी ये जो है इसकी एक प्लेट ये हो गई, इधर यानी नीचे वाली प्लेट दूसरी हो गई। अब जब आओ दोनों, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का आधा पोर्शन को हम एक कैपेसिटर मान लें और उधर वाले को एक कैपेसिटर मान लें, और ये दो कैपेसिटर हो गए। दोनों कैपेसिटर की पहली प्लेट कहाँ जुड़ी हुई है? एक कॉमन पॉइंट से अटैच्ड है और दूसरी प्लेट इसी दूसरे कॉमन पॉइंट से अटैच है। तो ये पैरेलल में माना जाएगा या सीरीज में माना जाएगा? हाँ, पैरेलल में। पैरेलल में मान लिया गया, एक की कैपेसिटी C1 मान लेंगे, एक की C2 मान लेंगे। दोनों का सेपरेशन यानी D है, लेकिन दोनों का एरिया इतना हो गया, टोटल एरिया A दिया सवाल में, और दोनों का एरिया A/2 हो गया। तो पहले ये फिगर बनाओ जैसे हम समझा रहे हैं, वैसे 1 1 2 2 और ये पॉइंट बनाइए, फिगर बना लीजिए और फिर इंट्रोडक्शन दीजिए। आप आइए एग्जामिनर को, भैया ये अरेंजमेंट जो है ये एक्चुअली एक कैपेसिटर नहीं है, दिस इज द अरेंजमेंट इन दिस गिवन अरेंजमेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कैपेसिटर। द गिवन arrangement is the combination of two कैपेसिटर्स। दो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, टू कैपेसिटर्स, मान लो C1 एंड C2, टू कैपेसिटर्स ऑफ नी कैपेसिटेंस कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2 इन पैरेलल पे अंडरलाइन कर दीजिए। ये अरेंजमेंट यानी दो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कैपेसिटर्स यानी एक को C1 मान लिया, एक को C2 मान लिया, इन पैरेलल, हैविंग द एरिया ऑफ द प्लेट्स। एरिया ऑफ प्लेट कौन आएगा? एरिया प्लेट ए हो गया या A/2 हुआ? और सेपरेशन बदला या वही रहा? एंड सेपरेशन D, ये लिखना पड़ेगा आपको। लिख लिया? तो देयरफॉर अब बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C=C1 + C2, ये हो गया C=C1 + C2, है ना। अभी फिलहाल नंबर 8 डाल दीजिए, पहला नंबर डाल दो सारे बच्चे। तो हियर C1 बराबर ε0 A1 A/2/D, यानी इसको लिखेंगे ε0 A1 A/2D, और C2 बराबर बोलो ε0 A2 A/2/D, तो ये हो जाएगा ε0 A2 A/2D। ये लीजिए, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, उम्मीद आप कर लोगे। अब फिजिक्स ख़त्म हो गई।
और सी बराबर है एप्सिलॉन जीरो A1 A/2D प्लस एप्सिलॉन जीरो A2 A/2D। क्लियर। चलिए क्या कॉमन ले लिया जाए, ये लीजिए। और ये सब्जेक्ट में भी आ सकता है, ये MCQ में भी आ सकता है। सीट ये हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन डाले गए, हर फ्लेवर के डाले गए हैं। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर बोलिए। तो समझ में आया कि अगर इन्हीं पैरेलल प्लेटों के बीच में दो डिफरेंट इन्हीं तरह के डिफरेंट डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट डायरेक्टिव मटेरियल डाल दिए जाते हैं तो वो नई कैपेसिटर बना लेते हैं। अब बस देखना ये होता है वो सीरीज में है या पैरेलल में है। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, 15 नंबर। 15 पे जरा ध्यान दीजिए। तो इसमें एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। जनरल सिंबल वही मान लो, प्लेटों का एरिया ए है और इन्हें सेपरेशन डी मान लो। देखना ध्यान से, इसमें बीच से पार्टीशन किया हुआ है, तो मिडिल से किया हुआ ये। अब मिडिल से किया हुआ है तो क्या करेंगे, ऊपर वाला पोर्शन जो है एरिया तो सेम रहा, लेकिन यहाँ सेपरेशन क्या हो गया, अब D/2 हो गया, हाफ हो गया। पहले में सेपरेशन सेम था लेकिन यानी एरिया हाफ था। ऐसे भी सीख सकते हो, जब एरिया नहीं बदला सेपरेशन सेम है, दो डिफरेंट फ्लेवर के मटेरियल डाल दिए गए तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो गया। कैसे, जिसमें ये वाली बीच वाली ये दीवार ये कॉमन हो जाएगी दोनों में। जैसे पहले कैपेसिटर लिए पहली प्लेट ये हो गई, दूसरी प्लेट ये हो गई, दूसरे कैपेसिटर लिए पहली प्लेट ये हो गई और ये बीच वाली ये कॉमन ये दूसरी हो जाएगी। तो ये प्लेट तो प्लेट कनेक्शन मान लिया गया। ये नंबर थोड़ा गलत है, इसको ऐसे करो, ये नंबर 1 डालो और ये नंबर 2 डालो। मतलब पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट को हमने कनेक्ट कर दिया दूसरी कैपेसिटर की पहली प्लेट से। तो आप ऐसी सिचुएशन में इनको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। A1 यानी जहाँ फील्ड है वो उसका कैपेसिटर C1 मान लो, A2 जहाँ फील्ड उसका कैपेसिटर C2 मान लो, और आप एक ला लो द गिवन अरेंजमेंट इज इक्विवेलेंट टू द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द टू कैपेसिटर। given arrangement is equivalent to the series combination of the two capacitors of the capacitance कैपेसिटेंस C1 एंड C2 ये मान लिया हमने C। अब आइए प्लेटों का एरिया क्या लिया जाए, A/2 या A लिया जाए। हैविंग द प्लेट्स एरिया A एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट बोलो, एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स दोनों का सेम है या अलग अलग है, प्लेट्स A/2। इतना इंट्रोडक्शन दे दो। D/2 होगा। सेपरेशन D/2 होगा। अच्छा सुनो, देयरफॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला आइए सीरीज में क्या होता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C बराबर एक बार हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सीरीज में और एक बार इन्हें इनको डिनोमिनेटर में ऐड कर लेंगे, C1 × C2 अपॉन C1 + C2। ठीक है, अभी हम C1 C2 बता दे रहे हैं, फिर आप कैलकुलेट करके हमें बताना आंसर क्या आएगा। तो हियर C1 = एप्सिलॉन जीरो A1 एरिया सेम है अपॉन D/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 एप्सिलॉन जीरो A1 × A अपॉन D। ये बेटा C1 लिख लो और C2 भी यही आ जाएगा। और C2 बराबर क्या आ जाएगा, ट्वाइस यानी एप्सिलॉन जीरो A2 × A अपॉन D। ये दोनों वैल्यू मिला के नंबर 2 डाल दो, ये नंबर 1 डाल दो।
अब आपका होमवर्क हो गया, ये कर लेंगे और सॉल्व करेंगे, ये दोनों वैल्यू रख के फाइनल आंसर आना होमवर्क HW। ये हमारा आज अटेंडेंस कोड हो गया सुबह का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर बोलिए। बताइए। हाँ, ये फिगर बना हुआ है, फिगर ही बना रहे हैं। हो गया? ये सर हो गया। अब इसमें वैल्यू रखना, सॉल्व करना, उसमें रह क्या गया। पहला वाला फिगर में पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दूसरे वाले फिगर में सीरीज कॉम्बिनेशन था। पहले वाले फिगर में प्लेटो एरिया A/2 और सेपरेशन सेम, इसमें उल्टा हो गया। प्लेटो एरिया सेम है, सेपरेशन D/2 हो गया, हाफ रह गया, फार्मूला बदल गया। ये सीरीज का फार्मूला होता है, सीरीज CS, वो पैरेलल का फार्मूला था। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बोलिए कौन सा होगा? 16। तो 16 हम देख रहे हैं, सुनना बहुत ध्यान से। पहले को इसमें सर्किट डायग्राम बना, उसको निपटा लो। एक कैपेसिटर ये लगा हुआ जो इन्होंने X का दर्जा दिया है ना, दूसरा कैपेसिटर ये लगा है, इसको Y का दर्जा दिया है। इसको देख के सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बनाओ जरा इसे। और प्लस माइनस यानी DC लगी है, 12 वोल्ट की वोल्टेज लगा हुआ है। अब DC में एल्जेब्रिक सम होता है वोल्टेज का, ठीक है, मालूम एल्जेब्रिक सम है। अगर X प्लेट को PD1 V1 मान लें और Y के बीच में V2 मान लें और V1 + V2 बराबर क्या हो जाएगा? ये 12, ठीक है। अब पहले प्रश्न पढ़िए आप। अच्छा, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। सीरीज में क्या सेम रहता है? X and Y are the two parallel plate कैपेसिटर है हैविंग द सेम एरिया ऑफ प्लेट। दोनों में एरिया ऑफ प्लेट सेम है, ठीक है। एरिया ऑफ प्लेट को सेम आ रहा है। X में है एयर, X में एयर है, यानी एयर कैपेसिटर हो गया बिटवीन द प्लेट एंड Y कंटेन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ द εr5। मतलब इसमें, इस वाले कैपेसिटर में कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी εr आपको 5 लिखा हुआ है, बना लो। और εr5 को आपको ये पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट देखो कितने कॉन्सेप्ट एक सवाल में कितने कॉन्सेप्ट लगे जाते हैं। तो अब कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होगी, पहले वाले की जिसमें एयर है या दूसरे वाले की? एयर का जो परमिटिविटी वो 1 होता है और अब 5 टाइम हो गया, यानी ये हाँ दूसरे वाले की ज़्यादा होगी। तो लेट capacitance of the X, ठीक है, या इसे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर X, कैपेसिटर X की कैपेसिटेंस मान लो C या CS मान लो, और ब्रैकेट में C, तो शुरू में लेट लिख लिया हमने। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर Y बोलो बेटा क्या है? 5 टाइम ऑफ बोलो एक तो, यानी ये CS हमने मान लिया, और अब वन CY कितना हो जाएगा बोलिए? या कॉमा तो सिंबल बना लो, CY बराबर 5 टाइम ऑफ अपने CS। क्यों? तो ये एप्सिलॉन आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक फंडा देखो, ये कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये C0 यानी ये तो एयर में है, कैपेसिटेंस इन एयर, और C जो है इन मीडियम में है, और C बराबर होता है E/C0। जितने टाइम यानी मतलब जितना मटेरियल ऐसा डाला जाए जिसकी डायरेक्ट यानी कॉन्स्टेंट या जो रिलेटिव पैरामीटर जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही टाइम कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ये हमने प्रूफ किया था। तो अगर ये CS एज्यूम ये 5 CS हो गया CY की वैल्यू है ना, ये याद रखना। चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, जो चार्ज आपने यहाँ चार्जिंग के दरमियान मिला, मान लो Q मिला, तो यहाँ पर भी चार्ज Q होगा, फिगर में दिखा दो, है ना, इस तरह से। तो चार्ज सेम है। टोटल वोल्टेज कितना है? टोटल वोल्टेज कितना लगाया गया? बैटरी वोल्टेज V बराबर 12 वोल्ट लिख लीजिए गिवन में। तो लिखिए नई लाइन से,
लो सबसे पहले तो देयर फोर का निशान लगाइए और फिगर बनाई दिया हमने और V1 प्लस नहीं V2, या फिर ऐसे और V1 ना लिख के VX कर दो, एक्स और वाई नाम लिखे हुए और VX नहीं और VY, और VX नहीं प्लस VY एल्जेब्रिक हम इसके बराबर बोला हुआ है। ये लीजिए VX, हाँ और VX प्लस VY बराबर 12, ये इक्वेशन बना ली। तो हम जानते हैं दो अननोन एक साथ चल रहे हैं। अब लो फर्दर इन सीरीज कॉम्बिनेशन या इन सीरीज चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन सेम। हर कैपेसिटर पे चार्ज कैसा रहता है, रिमेन सेम। तो देयरफॉर कैपिटल Q बराबर CX नहीं VX जो होगा इक्वल टू CY इंटू VY। ऐसा सवाल अभी कल वाले लेक्चर में भी लगा, याद करो। रखो वैल्यू CX को इन्होंने CX ही माना हुआ है, VX की वैल्यू VX ही है, CY की वैल्यू 5CX लिखा हुआ है और VY और VY लिखा दो। और VY और VX में क्या वैल्यू आ गई बताइए हमें, या VX और VY में क्या रिलेशन आया है। VX नहीं जो है वो 5 टाइम अपनी बोलो क्या आ गया VY। बोलो सहमत हो या ये गलत हो रहा है? देख लेना ध्यान से। VX की वैल्यू क्या हो गई 5 टाइम ऑफ VY, सेकंड नंबर डाल दीजिए, बस हो गया। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, और ये हो गया 5 नहीं VY, ठीक है, 5 VY प्लस नहीं VY इक्वल टू 12, और 6 नहीं VY बराबर इतना हो गया 12, और VY की वैल्यू ऑफ वोल्टेज ड्रॉप नहीं या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर Y 2 वोल्ट। ये लो आंसर लो जरा, ये 2 वोल्ट हो गया। अब ऐसे ही VX की वैल्यू निकाल लो फर्स्ट इक्वेशन से, और देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 तो आइए VX की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 2, तो ये हो गया 10 वोल्ट, और इनका दोनों का हम देखो अपने आप 12 आएगा। VY 2 वोल्ट यहाँ ड्रॉप होगा और ये यहाँ ड्रॉप होगा। तो जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है, आपको पता है जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है उसके लिए पोटेंशियल क्या होता है C बराबर Q अपॉन V, याद है। फॉर सेम चार्ज समझा, और फॉर सेम चार्ज हर पैरामीटर से चेक कर ले, और सेम चार्ज के लिए C और V में उल्टा रिलेशन होता है, और जब C ज़्यादा है तो वोल्टेज उसमें कम ड्रॉप होगा, अरे चार्ज सेम है। तो अभी इसमें एक प्रश्न और है क्या, रेशियो निकालना है। इसमें एक प्रश्न और है, वो ये कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड इन X एंड Y। तो ऐसा फार्मूला देखिए, आपने एनर्जी के फार्मूले याद है, फिर एक बार बोलो क्या है, Q² अपॉन 2C हाफ CV², और एक ने हाफ ने QB। इनमें कौन सा फार्मूला ठीक रहेगा, तो ये रेशियो पूछ रहा है, और रेशियो वाले सवालों में क्या करते हैं, ऐसा फार्मूला सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम एक पैरामीटर दोनों में कॉमन हो, और दोनों में कौन सा पैरामीटर कॉमन है आइए, हाँ वो सही रहेगा Q वाला। बोलो सिंस U बराबर Q² अपॉन 2C फॉर सेम वैल्यू ऑफ Q, फॉर सेम वैल्यू ऑफ नी चार्ज कैपिटल U इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। बंद कर दो डब्बे में। बताइए क्या हो जाएगा, UX ने अपॉन UY बराबर C Y अपॉन CX, और यहाँ CY कितना दिया सवाल में बताइए 5 टाइम ऑफ CX एंड नाउ CX, और UX ने रेशियो UY कौन बताना चाहेगा। हो गया, और पहले है बूझो को जाने, इसके लिए सबसे पहले आपको फेज बना और थ्योरी अच्छे से तैयार होनी चाहिए, उसमें कोई हीला हवाली नहीं चाहिए। थ्योरी क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है,
और सीट लगाने चलो वो हम नहीं सिर दर्द हो जाएगा, इसलिए थ्योरी पर अनसर्टेनिटी ज़्यादा करो। और फिर ये वो एप्लीकेशन पहलियाँ हैं, बूझो तो जाने। नेक्स्ट नंबर आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 17। The graph shows the variation of the voltages in the V across the plate of the two capacitors A and B versus the increase of the charge stored on them. Which of the two capacitors will have the higher capacitance and why? ये कॉमन सेंस की बात होगी। इधर पहले ये देखो, ये स्टैंडर्ड ढांचा देखो, ग्राफ छोड़ो, ढांचा देखिए, और इधर V बनाया गया है और इधर नहीं बनाया गया Q। अब आइए स्लो ऑफ ग्राफ क्या हो जाएंगे, पहले यही पे बात शुरू करो। स्लो ऑफ ग्राफ तमाम प्रॉब्लम लगाते हैं, मतलब बाउंड्री पर हम लोग हैं। फ्लो ऑफ द ग्राफ का मतलब हो गया V अपॉन Q। V यानी प्लेटों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है, और Q जो चार्ज जो इंक्रीज हो रहा है, जब हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे PD बढ़ता जाएगा, ठीक है। और हमारी इस चैप्टर में फिजिक्स में हमने पढ़ा Q बराबर CV, और ये V अपॉन Q क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस बन जाएगी, कैपेसिटर रेसिप्रोकल रहेगा। ये हो गया 1/C, ये हो गया 1 कैपेसिटेंस। तो हमने अपने एग्जामिनर को यही पहले बताने की कोशिश की, स्लो ऑफ द ग्राफ जो V अपॉन Q है दैट विल बी 1/C है, वो है 1 कैपेसिटेंस। बनाओ जरा कैपेसिटेंस, वो उल्टा रिलेशन है। अब ये तो आप लोग मास्टर हुई, इसमें दो कैपेसिटर ग्राफ बनाए गए, कैपेसिटर A के लिए बनाया गया ऊपर वाला, कैपेसिटर B के लिए बनाया गया नीचे वाला। अब आइए स्लो इसका अब नज़र आ रहा है, अगर हम यहाँ एंगल चेक करें, ये एंगल है, ये एंगल ये है, इसका एंगल कम है, θ1 और θ2। स्लो कम है A के लिए या B के लिए? हाँ, तो पहले इसको नंबर 8 डाल दो इंट्रोडक्शन में, और उसके बाद हम देखेंगे इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द ग्राफ मीन स्लो ऑफ द कैपेसिटर B इज स्मॉलर देन दैट ऑफ A। और जिसका स्लो नहीं कम होगा कैपेसिटेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। बोले ये जब इतना हो जाए तो एज स्लो ऑफ एन ग्राफ, स्लो ऑफ द ग्राफ B इज लेस देन स्लो ऑफ ग्राफ A हो। अब आप देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर B ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर A, ठीक है। तो ऐसे तमाम सवाल आपने फिजिक्स में लगा लिए। बस स्लो देखो क्या दे रहा था। अब मान लो यही सवाल एडिशनल बनाओ, एडिशनल पहले ये हो गया। अब एडिशनल सवाल हम बना सकते थे अगर नहीं यहाँ पे हमें नहीं Q दे रखा होता और यहाँ क्या दे रखा होता, V। चलिए ये एडिशनल प्रॉब्लम डाली, और अरे ऊपर Q होता, V होता, फिर इसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होता सेम प्रॉब्लम में। तो ये पहलियाँ हैं, ये रटना नहीं। और हमें Q अपॉन V स्लो ऑन द ग्राफ सीधे इधर सीधे देता, जो स्लो ज़्यादा है वो उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। उस पल्ले पड़ रहा है। चलिए आगे देखें नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा है, 18 पर ज़रा ध्यान दीजिए। ये भी कोई ग्राफ का सवाल दे रखा है। द गिवन ग्राफ shows the variation of the charge Q versus potential difference V of the two capacitors C1 and C2। एक इन C1 के लिए बना हुआ है और एक C2 के लिए बना हुआ है ना, Q वर्सेस V है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए Q वर्सेस V ग्राफ हमें क्या देंगे, स्लो हमें कैपेसिटेंस देंगे। द टू कैपेसिटर हैव द सेम प्लेट सेपरेशन बट द प्लेट एरिया ऑफ C2 इज डबल देन दैट ऑफ C1। तो कैपेसिटेंस यानी शुरू करते हैं, देखो सुनो जरा में। कैपेसिटेंस की जब बात आती है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, तो ये पैरेलल प्लेट है ना, ये C बराबर ε0 A अपॉन D होता है। सब कुछ सेम है। C और A में रिलेशन क्या होता है भाई, C और A में रिलेशन सीधा होता है। जिसका एरिया डबल बोल रहा है उसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है, तो लिखेंगे 10, और इसीलिए C2 बराबर ट्वाइस टाइम ऑफ C1।
ये रिलेशन आया, लिख लो C2 और C1 में रिलेशन। अब ये एरा विच ऑफ द लाइन, ये जो ग्राफ में लाइन बनी हुई है, विच ऑफ द लाइन इन द ग्राफ रिप्रेजेंट द C1 एंड C2 एट Y। पहले इतना आइए, C2 और C1 में कौन ज़्यादा है? C2 ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? तो इसका एरिया C1 से क्या है? ज़्यादा। ज़्यादा है। अब आ रहा है ग्राफ, देखो ज़रा ग्राफ बनाइए। ग्राफ में नहीं, इधर कौन सा डाटा लिखा हुआ U, इधर लिखा हुआ V। आइए ग्राफ के स्लोप हमें क्या देंगे? यार और फर्दर आइए स्लोप ऑफ ग्राफ क्या देंगे? कौन आएगा? स्लोप ऑफ ग्राफ हमें देंगे U/V। U/V क्या होता है? C होता है। C माने कैपेसिटेंस दे रहे हमें। अब C2 का ज़्यादा, एक लाइन A है और एक लाइन B है। एक ग्राफ में लाइन A बनी है, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन B बनी है। कौन सी लाइन का स्लोप ज़्यादा है? स्लोप ऑफ लाइन A ग्रेटर देन स्लोप ऑफ लाइन B। और ऊपर हम पहले ही बात करें, C2 ज़्यादा C1 से, तो A वाली लाइन इसको रिप्रेजेंट करेगी। ये स्लोप ज़्यादा है वो C2 के लिए करेगी, और जो स्लोप में वो C1 होगा। और ये 10 लाइन A ऑफ द ग्राफ responds to C2 while line B responds to C1। ठीक है, स्लोप ज़्यादा कैपेसिटी ज़्यादा होगी और ऊपर आधे स्लोप C2 ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? उसका एरिया ज़्यादा। प्रश्न वही था, घुमा करा दिया गया। ठीक है, हो गया। आर यू एग्री? हम्म। 19 नंबर देखो, 19 अभी केवल हमने आपको एक होमवर्क दिया करने के लिए, ध्यान रखना वो होमवर्क पूरा करना। कैलकुलेशन 19 में जरा चर्चा कर लीजिए। 19 era so that the so that during the charging of a parallel plate capacitor, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो चार्जिंग हो रही है, उस चार्जिंग के दरमियान क्या डेवलप होता है? चार्जिंग जब शुरू करते हो, ये धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बढ़ना शुरू होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फिगर बनाओ, ये लाइनें जा रही हैं, और जब प्लेटों में चार्जिंग शुरू हो गई, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कॉन्सेप्ट, चार्जिंग होगी और धीरे धीरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसमें और बढ़ना शुरू हो जाएंगी। और ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मान लो एट ए इंस्टेंट जिस समय चार्जिंग हो रही है, इसमें चार्ज मान लो Q प्लस Q माइनस Q, एरिया मान लो A, एरिया को बदलेगा नहीं, चार्ज बदलेगा। और ये एरा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ईच प्लेट इज इक्वल टू द एप्सिलॉन 0 टाइम द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग को याद है, क्या होता है? गॉस थ्योरम में पढ़ाया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बोलिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन लिंक विद द ईच प्लेट, लिंक विद प्लेट विद इन ईच इन प्लेट, ये होता है फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, याद है? और ये ई वेक्टर मान लो, ई और ए के बीच का जरा एंगल देखो, जरा दिखाओ जरा इसमें क्या एंगल बन रहा है। एरिया वेक्टर जो यही एरिया वेक्टर है, ये जो एरिया वेक्टर है, और ई ए cos 0 की वैल्यू क्या होती है? ये हो गया। आपको अच्छी तरह याद हो कि अगर गैप में एयर है या वैक्यूम है, तो फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो फाई बराबर सिग्मा इंटू अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू ए, यानी फ्लक्स निकाल दिया हमने Q अपॉन या QA अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन ये सारी कैलकुलेशन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट निकाली जा रही है ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस। ठीक है, लेकिन ये ऑन डिफरेंशिएट रेट निकालिए, रेट ऑन डिफरेंशिएट इन रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
टाइम स्मॉल टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये चार्ज यहाँ वेरिएबल है, तो ये हो जाएगा डी ओवर डी टी अपनी फाई बराबर डी ओवर डी टी अपने यू ए अपॉन एप्सिलॉन जीरो। ये लीजिए 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो कॉमन ले लीजिए और ए कॉमन आ जाएगा, A1 चेंज इसमें आ रहा है उसको कॉमन मत लेना। ये लीजिए और इधर है डी फाई ओवर डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डी फाई अपॉन डी टी क्या पढ़ोगे आप? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, बोलिए। तो अब आइए डी क्यू अपॉन डी टी कितना हो जाएगा? कौन आना चाहेगा? डी क्यू अपॉन डी टी सिग्मा, अभी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो था और यू यहाँ पे ए कैंसिल करो ना आप लोग, सिग्मा टू ए, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए होती है और ए यहाँ नहीं आएगा, है ना, ए यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे नंबर एक में फाई की वैल्यू सही करो, फाई की वैल्यू क्यू, ये ए कैंसिल हो जाएगा, बोलो ए से कैंसिल हो जाएगा केवल। हाँ, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो होगा, ये यही गॉस नाम है, गॉस थ्योरम भी यही है। और ए नहीं आएगा इसमें, है ना, 1 अपॉन ये ए हटा दो और डी फाई अपॉन डी टी बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो टाइम यानी डी टी अपॉन डी टी, तो यहाँ से और डी टी अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एप्सिलॉन जीरो टाइम डी फाई ओवर डी टी, बंद कर दो इसे। और ये बेटा उस समय होता है जब कैपेसिटर को चार्जिंग कराते हैं। अब ये मिसाल डिटेल्स में नहीं था क्योंकि यानी ई एम बेम में ये डिस्प्लेसमेंट करंट हटा दिया गया था, तो एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये आगे के लिए तैयारी के लिए याद रखना, ये कौन सा करंट है? ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो इसको आगे दौड़ा ले जाता है, मैराथन दौड़ होती है, बीच में जो खाली स्थान होता है ये करंट दौड़ता है ड्यूरिंग द चार्जिंग। मोमेंटली करंट होता है, जब फुल्ली चार्ज होता है ये करंट बंद हो जाता है। और यही हम पूछ रहा था कि रेट ऑफ ने चेंज ने ऑफ ने रेट ऑफ ने चेंज ऑफ ने इलेक्ट्रिक चार्ज इज इक्वल टू द एप्सिलॉन जीरो टाइम द रेट ऑफ ने चेंज ऑफ ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, हैंड प्रूव कर दो, इंपोर्टेंट डाल दो, HOT में डाल दो। और 20 नंबर 1 मिनट और देते हैं, 20 और सीधा इधर थ्योरी का सवाल है, थ्योरी अपना नोट खोलिए आइए। 20 में ये कह रहा है कि राइट ए रिलेशन यानी बिटवीन द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पोलराइजेशन में ये पढ़ाया गया होगा, पोलराइजेशन वेक्टर ओरिजिनल ई वेक्टर, पोलराइजेशन वेक्टर इक्वल टू डायमेंशन लेस, डायमेंशन को एडजस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो साथ एक चीज़ और जोड़ी, याद करो आप, डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। लो ये हो गया रिलेशन, बंद कर दो। अब अगर हियर चाहिए इधर डाइलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और उसकी डेफिनेशन आज देख लेना, बीच में आगे क्वेश्चन डला उसमें डेफिनेशन पूछेगी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, शाम को मिलेंगे, 2-4 अनार जूस पी लेना आप लोग भी, एनर्जी आ जाएगी। रात में बुखार था यानी पैरासिटामोल खा ली, बुखार ठीक हो गया, लेकिन जूस बरकरार रखना आपको, नेवर से डाई। अभी हम लोग बहुत मेहनत करते, लास्ट टाइम में हम लोग यानी छोड़ बैठते, पता लगा उसने 1 फुट आगे यानी सोने की हाथ नहीं। तो आपको अभी बहुत अच्छे से करना है। 20 तो हमने करा दिए, थ्योरी पढ़ते ना, थ्योरी पर फोकस ज़्यादा, कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, थ्योरी डेरिवेशन अच्छे से लगाओ इस चैप्टर में। शाम को मिलते हैं, ठीक है, और वो होमवर्क करके अभी दिखा दो 5 मिनट के अंदर। थैंक यू, 7:30 में मिलेंगे शाम को। थैंक यू, हैव ए गुड डे।